स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत ऋषिकेश से खबर लेते हैं। यहां पर एम्स से कोरोना पॉजिटिव केस का 7वां मामला सामने आया है, जिसमें प्रशासन में अब हड़कंप मच गया है। यहां संक्रमण पौड़ी की 38 साल की महिला में हुआ है, जो मरीज की तीमारदार थी। मरीज यूरोलॉजी विभाग में भर्ती है। संक्रमित महिला को 2 मई को बुखार आया था, जिसके बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद कल देर रात महिला तीमारदार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं भर्ती मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बातचीत करने के लिए आशीष डुभाल हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? कब से ये महिला यहां पर अपने तीमारदार की तीमारदारी में मौजूद थी? नीलू, आपको बताना चाहूंगा 15 से 26 अप्रैल तक एम्स के यूरोलॉजी वार्ड में ये महिला जो मरीज थी ये भर्ती थी और ये इसकी तीमारदार बताई जा रही है। तीमारदार मरीज की तीमारदार थी और जब यहाँ से 27 अप्रैल के आसपास सभी मरीजों को एक केस आने के बाद आइसोलेट किया गया था, तो ये महिला भी उसी में थी और उसमें कल बुखार के लक्षण देखे गए थे। और बुखार के लक्षण के बाद जब इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी सैंपल के लिए, तो उसमें से जांच में पता लगा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जो मरीज जिसकी ये तीमारदार थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है उसकी। तो ये पता चल पाया है कि कहां से संक्रमित हुई है? नीलू, आपको बताना चाहूंगा ऋषिकेश एम्स का जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां से काफी लोग संक्रमित हुए हैं और वहीं ये महिला भी भर्ती थी और ये तीमारदार रोज यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आना जाना इसका था, मरीज के साथ उठना बैठना था। तो किसी के संपर्क में आने से, जो एम्स प्रशासन दावा कर रहा है, किसी के संपर्क में आने से इसको भी संक्रमित हुई है। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में भी शराब के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। कल शराब की दुकानों में उमड़ी भीड़ को देखकर सरकार कोविड टैक्स लगाने पर अब विचार कर रही है। कल ही दिल्ली में शराब पर कोविड टैक्स लगाया गया था। दिल्ली में शराब के दामों में 70% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी कोविड टैक्स लगाने पर अब विचार चल रहा है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से कल हमने देखा कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था, शराब दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी और आपने भी दिखाया था उसका नजारा, तो क्या इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार अब विचार करे कि कोविड टैक्स लगाया जाए, जिससे शायद शराब के दामों में बढ़ोतरी होगी तो लोग इस तरह से नहीं निकलेंगे? बिल्कुल, आपने देखा कल जिस तरह से 40 दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लोगों में मारामारी मची हुई थी। कई मीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने देखा कि 700-800 800 मीटर लंबी लाइनें प्रत्येक ठेके की दुकान पर थी, वाइन शॉप की दुकान पर थी। आप अभी देखिए, ये सुबह का नज़ारा है। जिस तरह से कल लंबी लाइनें लगी हुई थी उसी तरह से आज भी लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग कतार में खड़े हैं। ये अलग बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ मार्किंग की गई है, वहाँ पर लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद की पोजीशन है। जब हम यहाँ पर आए, मौके पर पहुँचे, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ये नज़ारा देखने को मिला। लेकिन उससे पहले ये भीड़ थी, लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं और आप देखें कि लंबी लाइन करीब 200 मीटर लंबी लाइन इस दिशा में भी लगी हुई है। तो कमोबेश हर वाइन शॉप के बाहर इसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अभी सुबह की शुरुआत हुई है, दिन चढ़ते चढ़ते आप देखेंगे कि कल शाम भी हमने देखा लंबी। और सुनिए, ये भी है जिस तरह से अभी हमने दिल्ली में देखा कि 70% तक शराब की दुकान जो दाम थे उसे बढ़ा दिया गया है। अब उत्तराखंड सरकार भी कोविड टैक्स की बात करी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर फिर पैनिक मच जाए कल की तरह फिर से लोग कि इससे पहले कि टैक्स लगे हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें? इसको लेकर प्रशासन सचेत है? क्योंकि एक तरह से कह दिया गया है कि हो सकता है टैक्स लगाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये संभावना पूरी बनी रहेगी, क्योंकि अभी जिस वाइन शॉप पर मैं खड़ा हूँ मैंने उनसे बातचीत की तो बताया कि स्टॉक खत्म हो रहा है। इसका मतलब जैसे ये भनक लगी कि सरकार एमआरपी पर अब कोविड टैक्स लगा सकती है, जिस तरह की सूचना है कि 50 से 60% तक एमआरपी पर कोविड टैक्स लगा सकती है उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार की तर्ज पर। हमने कल देखा कि कल खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई थी कि किस तरह से कोरोना के इस काल में भी शराब ठेकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। कल हमने दिल्ली का नज़ारा देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को प्रेस
कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उनको यह चेतावनी देनी पड़ी लोगों को कि यदि वो नहीं संभले, इसी तरह की भीड़ रही तो वो जो लॉकडाउन में छूट दी गई है उसको वापस ले सकते हैं। तो इसी तरह का नज़ारा कल उत्तराखंड में भी देखने को मिला। आपने देखा कि बागेश्वर में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय है कि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोरोना का जो संक्रमण है उसको जिस तरह से मेंटेन करती आ रही थी, शराब ठेकों के कारण कहीं उसमें कोई व्यवधान न पड़ जाए, कोई दिक्कत न हो जाए, कहीं संक्रमण न फैले, इसके लिए सरकार बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों की जो मांग थी उसको लेकर, और खासतौर पर सरकार के लिए रेवेन्यू का भी एक बड़ा एजेंडा इसको लेकर रहता है, तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए शराब की दुकानें खोली। लेकिन कल जिस तरह से हालात बने थे, अब इस पर विचार कर रही है सरकार कि आगे इस तरह के हालात ना बने, इसके लिए कुछ तो करना होगा और शायद टैक्स इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है, शायद इसलिए विचार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बागेश्वर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर शराब खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 62 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शराब की दुकान के मालिक और सेल्समैन पर भी केस दर्ज किया गया है। यहां पर बागेश्वर में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने के बाद भारी भीड़ जमा हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कल की ये तस्वीर है। भीड़ दुकानों के अंदर तक जा घुसी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोतवाली पुलिस के जवानों ने लाठियां भांजकर लोगों को बाहर खदेड़ा। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की। बाद में सड़कों पर लंबी कतारें देखी गई। और अब लंबे समय बाद सोमवार को शराब की दुकानें खुली क्योंकि सरकार को पैसे भी कमाना है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। 22 मार्च से बंद शराब की दुकानें 4 मई को खुली और दुकान खुलते ही शराब खरीदने वालों की लंबी कतारें नजर आ गई। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ शराब कमाई का बड़ा जरिया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में कमाई के लिए 3600 करोड़ का टारगेट रखा है। अब दुकानें तो खुल गई, लेकिन होटल, पब, बार फिलहाल बंद ही रहेंगे। राज्य को अबाउट 300 करोड़ रुपए पर मंथ का राजस्व आता है, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रैल मार्च का महीना आधा, अप्रैल पूरा और मई अब शुरू हो गया, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो राजस्व की दृष्टि से देखें तो अधिक नुकसान है। खरीदने वाले लाइन में लगे हैं तो कारोबारी परेशान है कि अप्रैल का नुकसान कौन भरेगा, सरकार या फिर वो खुद। वही कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के खतरे के बीच शराब की दुकान खोलने की जरूरत क्या थी। हिंदूवादी और हिंदू रीति रिवाज पर चलने वाली पार्टी कहती वो शराब प्रेम क्यों इतना दिखा रही है कि बाकी दुकानें तो ऑड इवन में खुलेगी, लेकिन शराब की दुकान बार जो है वो लगातार खुलेंगे, ये हास्यास्पद है। शराब हमेशा से उत्तराखंड में सियासत का मुद्दा रहा है, लेकिन कोरोना काल में कस्टमर किलोमीटर लंबी लाइन पर है। सरकार को पैसा कमाना है और कांग्रेस को कोरोना और कस्टमर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधना है। लेकिन सच ये भी है कि बिन पैसे सरकार भी आखिर कैसे चलेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के विधायक अमन मणि त्रिपाठी की दबंगई ने इन दिनों उत्तराखंड में हलचल मचा रखी है। इस बीच एक और खबर आई कि कर्णप्रयाग से बैरन लौटने के बाद विधायक ने श्रीनगर गढ़वाल में भी जमकर हंगामा किया। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि 2 मई की रात विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे और उन्हें धमकाने लगे। रात में रुकने के लिए विधायक को 2 कमरे दिए गए थे, लेकिन दबंगई दिखाते हुए उन्होंने 5 और कमरों को जबरदस्ती खुलवाकर उन पर भी कब्जा कर लिया। विधायक गेस्ट हाउस में अपने समर्थकों के साथ रात भर जमकर तांडव मचाते रहे और तो और विधायक जी इतना मदहोश हो गए कि अपने कपड़े भी वापस ले जाना भूल गए। सोफे में पड़े विधायक के कपड़े और कमरे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी रात यहां कैसे मौज मस्ती और हंगामा होता रहा। अलाउड तो 2 कमरे थे, लेकिन उन्होंने हमसे जबरदस्ती बोला कि विधायक साहब हैं और सारा हमारे है, सारा कमरे हमें चाहिए जी, धमका के जी। हाँ सर, ये रात भर जो है कि अपना मतलब हल्ला शोर शराबा मचा रहे थे और हम एक बार हमने वहाँ पे खड़े थे, बोला हमने कि थोड़ा शांति माहौल रखें, लेकिन इन्होंने विधायक साहब ने हमें धमका दिया। गंदगी काफ़ी है सर, हाँ जी, गंदगी बहुत कर रखी उन्होंने सब कमरों में। फिर उसके बाद विधायक साहब आए, वो आके सीधे उन्होंने वीआईपी का दरवाज़ा खोला और अपने आप अंदर घुस गए
उनके साथ 11 आदमी थे, वो सारे ऊपर के कमरे जितने भी हैं सारे कमरों में अपने आप चले गए, जबरदस्ती ले लिए थे। उसके बाद फिर वो शाम को इधर आ गए थे। शाम को हमने दरवाजे नहीं खोले, हमने कहा, हमने तहसील में फ़ोन किया, हमने कहा अगर हमारे पास लिखित में आएगा, परमिट आएगा तभी हम कमरे खोलेंगे। तो उसके बाद हमने फ़ोन पे बात कर रहे थे हम कि भाई इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके बाद वो सुन के सीधे अपनी गाड़ी में बैठ के और निकल गए थे आगे। और लॉकडाउन के बीच कई जिलों की सीमा पार करते हुए चमोली तक पहुंचे अमन मणि को अनुमति देने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को कहा कि डीएम को मामले का परीक्षण करना चाहिए था, जबकि देहरादून के डीएम ने भी इस पर दो टूक जवाब दिया है। डीएम का कहना है कि कौन नहीं जानता, हम शासन के अधीन काम करते हैं और आदेश कहां से आते हैं। ऐसा है, जिलाधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। कि ऐसा है, जिलाधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। और वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ से भी बयान आया है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि घटना के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और फिलहाल देहरादून डीएम इसे देख रहे हैं कि आखिर पास बना कैसे। फिलहाल पास बनाने की जांच में जुड़ा कोई भी आदेश नहीं आया है। देखिए, उस संबंध में मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी है, मेरे ख्याल से जिलाधिकारी देहरादून को बताया गया है, वो एक बार चेक करा रहे हैं कि कैसे ये पास इशू हुआ, लेकिन कार्रवाई जो होती है, कार्रवाई तुरंत की गई, मेरे ख्याल से यही बड़ी चीज है इसमें। और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य में घुसने के लिए गलत तथ्यों का सहारा लिया। केवल 9 लोगों की अनुमति मिली थी, लेकिन 12 लोग जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और इस पर एक्शन भी होगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का प्रयास किया, दोनों जनपदों ने हमारे इनको एंट्री नहीं दी और मना कर दिया। तब ये वापस लौटे, तब संज्ञान में आया पुलिस के कि इन्होंने जो है कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है। 3 गाड़ी में 12 लोग थे, जबकि मैक्सिमम 9 लोग हो सकते हैं। जो अनुमति इन्होंने दिखाई वो भी 9 ही लोगों की थी। दूसरा, वैसे भी एक साथ 5 से ज़्यादा आदमी का जो है मूवमेंट अलाउड नहीं है। और संभवतः किसी ने यहाँ तक भी कहा है कि शर्त अनुमति भी गलत तथ्यों के आधार पर ली गई थी। तो इन सब को देखते हुए हमने आईपीसी की धारा 188 और जो महामारी अधिनियम है और जो आपदा अधिनियम है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली है और उन लोगों को 41 का नोटिस देकर ही जाने दिया गया। और वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने भी अमन मणि को लेकर बयान दिया। मदन कौशिक का कहना है कि अमन मणि को परमिशन देना एक बड़ी चूक है और पूरे मामले की अब जांच कराई जा रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस स्तर पर ये चूक हुई है, जिस स्तर पर इसको जांच होके और इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, उन स्तरों पर इसको रोका जाना चाहिए था। तो ये हम लोग दिखवा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ हुआ है और दिखवाने के बाद क्या तथ्य संज्ञान में आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। और कांग्रेस का कहना है कि इस तरह माफिया और हिस्ट्री शीटर को आने की इजाजत जिस अधिकारी ने दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि गरीब अपने घर लौटने के लिए परेशान है और अमीरों को अधिकारी परमिशन दे रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी नहीं खुले हैं। सीधा कहना है सरकार पर, ये आरोप सीधा है मेरा कि गरीब को तो आप घर तक पहुंचा नहीं पा रहे, गरीब के लिए आप साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और अमीरों के शहजादे के लिए जो क्रिमिनल है, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनके लिए आप देवभूमि के रास्ते खोलते हैं और वो भी बद्रीनाथ के तो कपाट भी नहीं खुले। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है। जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून बनाते हैं, लेकिन अगर वही कानून का उल्लंघन करे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कुल मिलाकर के अमर मणि त्रिपाठी जिस तरह से जो है सीधे बिना परमिशन के उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड से भी आगे जाकर के केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की बात कर रहे थे, ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि को चिंता करनी चाहिए। हम स्वयं कानून बनाते हैं, फिर कानून का उल्लंघन करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को जो बनाया है उसके नियमित हम सबको चलना चाहिए। ये चिंताजनक विषय है कि यदि उन्होंने इस तरह का किया है।
और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अल्मोड़ा जिले के भनोली तहसील के मीर गांव का एक जवान शहीद हो गया। 25 वर्षीय दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को अल्मोड़ा पहुंचा, लेकिन मौसम खराब होने के चलते नहीं लाया जा सका। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कई लोग हेलीपैड पर यहां पर पहुंचे और जब आज दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर अब उनके गांव लाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए गोकर्ण सिंह को सोमवार को अंतिम विदाई दे दी गई। पिथौरागढ़ के नाचनी में रामगंगा के तट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को मुखाग्नि उनके बेटे मनीष और चाचा प्रेम सिंह ने दी। इस मौके पर विधायक हरीश धामी और बिशन सिंह चुफाल मौजूद रहे। और लॉकडाउन से रोजगार पर ऐसा संकट आया है कि रोजाना कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की खबरें आम होने लगी है। ऐसे में नैनीताल के दंपत्ति ने लोगों को नई राह दिखाई है। लॉकडाउन में सब कुछ ठप होने के चलते कई लोगों की नौकरी भी चली गई। ऐसे में कई बेरोजगारों को नैनीताल के पुरुषोत्तम और शैली ने नई राह दिखाई। आय बंद होने के बाद दोनों ने डिजाइनर मास्क तैयार करना शुरू कर दिया। इन मास्क में कुछ न कुछ संदेश जरूर दिया जाता है। मास्क को आकर्षक बनाते हुए इन लोगों ने इसे रोजगार का जरिया भी बना दिया। लॉकडाउन खोलने के बाद भी दुकानें जब खुलेंगी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे में क्या चीज़ बिक सकती है, वो है मास्क या कोई ज़रूरत की चीज़ हो। मास्क ऐसी आइटम है जो आगे धीरे धीरे एक फैशन का स्टेटमेंट बनने वाली है। लोग नए नए तरीके के बनाएंगे। अगर आज मेरे पास एक है तो मुझे आने वाले टाइम में 2, 3, 4, 5, 10 भी चाहिए। लॉकडाउन के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इन दोनों ने डिजाइनर मास्क तैयार किए, जो बाजार में 35 से 70 रुपए की कीमत में बिक रहे हैं, जिससे आय भी होने लगी और कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित रही। सुविधाएं मतलब हर चीज़ की सुविधा मिलती है, जैसे घर का दूध, सब्जी, ये सामान भी देते हैं। बाकी कुछ पैसों की जरूरत हो तो सुख दुख है, कुछ भी है, उसमें भी साथ देते हैं। नौकरी बची है इस दौर में भी? नौकरी अब बची है। थोड़ा भाई सर ने हमारे मास्क का काम स्टार्ट कर रखा, थोड़ा हम भी उसमें हाथ बटा देते हैं उनका। संकट में शुरू हुए इस काम को अब नैनीताल से बाहर ले जाने की योजना है। उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ड्रेस कोड वाले मास्क तैयार किए जा रहे हैं। वहीं संकट में शुरू हुए नए रोजगार में भविष्य की उम्मीदों को बल मिलने लगा है। प्रदेश में जिस तरह से अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटा रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम और शैली ने एक मिसाल पेश की है। ये उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो लोग इस संकट के दौर में अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और उत्तराखंड में मार्च से अप्रैल महीने में हुई बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राज्यों के किसानों और काश्तकारों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। इस बार मौसम का असर ऐसा रहा कि बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों को देखें तो मार्च से अप्रैल के महीने में 160 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वैसे बाकी सालों में इन महीनों में बारिश 80 mm तक होती थी। अब बारिश तो दोगुनी हुई है, साथ भी ओले रिकॉर्ड तोड़ गिरे हैं। 60 mm के आसपास रेनफॉल मिली है, तो करीब 80-85% लॉन्ग पीरियड एवरेज से अब हमें इस साल रेनफॉल मिली है। तो इसमें जो खास कर कि जैसे उधम सिंह नगर हरिद्वार जनपद है, वहाँ पे काफी ज्यादा डिपार्चर देखा गया लॉन्ग पीरियड एवरेज से। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान ने राज्य के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि किसानों की मदद की जाएगी। काफी नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि भारत सरकार से इनको आपदा प्रबंधन के तहत जहाँ राहत देने के साथ साथ धन की उपलब्धता के हिसाब से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि किसानों को राहत दी जा सके। एक तरफ कोरोना ने लोगों को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया है, तो वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में किसानों के लिए सरकारी संजीवनी बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। और इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो करके ही दम लेता है। बिहार के दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम आपको चंपावत के मांझी से मिलवाते हैं, जो समाज के लिए नजीर बन गए हैं। हाथ में कुदाल पकड़े खुदाई करते युवाओं को देखिए। ये पहाड़ के वो नौजवान हैं जिन्होंने सरकार और प्रशासन पर निर्भरता छोड़ गांव को जोड़ने की ठानी और दुर्गम पहाड़ियों से एक नहीं
बल्कि 4 पैदल रास्ते बना दिए। डुंगरा सेठी चक्कू गांव के नवीन चौधरी ने पिछले 3 महीने में गांव को जोड़ने वाले पानीनोले, जंगल, मंदिर तक पहाड़ी काटकर 3 जगहों के लिए 1 किलोमीटर से अधिक रास्ते बना दिए। गाँव मंदिरों के और नौलों के जो रास्ते खत्म हो गए थे, जंगल के रास्ते खत्म हो गए थे, तो 3-4 महीने से मैंने पहले से सोचा था कि इस रास्ते को बनाऊं और 4-5 किलोमीटर जो आगे अकेला बनाया, उसके साथ युवाओं का साथ मिल गया मुझे। युवा के साथ मिलकर पूरे गांव वाले साथ दे रहे हैं और इससे आगे को सब काम तेजी से होता रहेगा। कहते हैं कि बस एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, फिर रास्ते बनते चले जाते हैं। ऐसा ही नवीन के साथ हुआ। गांव के युवाओं ने नवीन के जज्बे को देखा तो उन्होंने भी सकरे रास्ते को कुदाल और फावड़े से चौड़ा करने का बीड़ा उठा लिया। हमारे गांव के नवीन सिंह चौधरी जी द्वारा जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ के जो रास्तों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था, उनका चौड़ीकरण किया जा रहा था, उनसे प्रेरित होकर यहाँ के युवाओं ने भी ठाना कि क्यों ना हम उनका इस मुहिम में उनका साथ दें, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आए और यहाँ पर रोजगार के अवसर खुले। बेशक गांव के रास्तों को बनाने की जिम्मेदारी सरकारी सिस्टम की थी, लेकिन सिस्टम के भरोसे न रहकर जिस तरह नवीन और उनकी टीम ने आईना दिखाया है, वो सबके लिए प्रेरणा है। चंपावत से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर राजूजी टाइगर रिजर्व में बिना परमिशन पार्क में उत्तर प्रदेश का एक सीनियर नौकरशाह घूमता हुआ पाया गया है। उत्तर प्रदेश से लगी पार्क की सीमा में बफर जोन बनाने के बहाने अधिकारी घूमता मिला। पार्क प्रशासन ने इस सीनियर नौकरशाह के प्रवेश पर अब रोक लगा दी है। तो कल तक अमनमणि उत्तराखंड में इस तरह से मिले और उसको लेकर तमाम तरह के विवाद अब हो रहे हैं। और एक खबर देहरादून से अब आ रही है, जहां पर राजूजी टाइगर रिजर्व में बिना परमिशन पार्क में उत्तर प्रदेश का एक सीनियर नौकरशाह घूमता हुआ मिला है। उत्तर प्रदेश से लगी पार्क की सीमा में बफर जोन बनाने के बहाने यह अधिकारी घूमता हुआ मिला। हालांकि अब पार्क प्रशासन ने सीनियर नौकरशाह के प्रवेश पर रोक लगा दी है। और लॉकडाउन पीरियड के दौरान उत्तराखंड में घरेलू हिंसा के केस बढ़ गए हैं, जिसको देखते हुए महिला बाल विकास विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। 23 मार्च से 30 अप्रैल तक के बीच में प्रदेश भर में 181 केस दर्ज किए गए, जिसको देखते हुए वन स्टॉप सेंटर की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नंबर पर न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड की हम बात करें तो इस बीच घरेलू हिंसा से संबंधित बहुत सारे मामले जो हैं वो ही मोस्टली यहाँ पर आए हैं, और जिनमें जैसे कई बार कुछ केसेस ऐसे थे कि महिला को घर से बाहर निकाल दिया है। 4-5 केसेस हमारे पास ऐसे आए थे, तो फिर उसमें पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके उस महिला को उसके घर तक या फिर उसके नियर बाई अगर मायका है तो मायके तक उसको छोड़ा गया है। यस, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे कंप्लेन आई है। जो मेरे पास डेटा है उसमें हमारे मार्च के महीने में लगभग कुछ 26 कंप्लेन्स आई थी और अप्रैल के महीने में 40 आई हैं। तो अभी तक हमारे टोटल कंप्लेन्स जो हैं उस हिसाब से व्हाट्सएप नंबर पे आई है। प्लस हमारा एक 181 नंबर भी है जहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस को रिलेटेड कंप्लेन्स आई हैं। और लॉकडाउन के दौरान जनसंख्या बढ़ोतरी हो सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सर्वे में महिलाओं ने कॉन्ट्रासेप्टिव ना मिल पाने की वजह से अपनी प्रॉब्लम बताई। लॉकडाउन के दौरान डीएलएसए की टीम जब कंटेनमेंट जोन में लेकर अलग अलग जगह पर इलाके पर राशन बांटने गई तो कॉन्ट्रासेप्टिव ना मिल पाने के कारण उन्हें जनसंख्या बढ़ोतरी का डर सताने लगा। वहीं झुग्गी झोपड़ी से लेकर कारगी आईएसबीटी एरिया में कॉन्ट्रासेप्टिव बंटवाए गए हैं। ऑनलाइन सर्वे किया गया था। ऑनलाइन सर्वे के चलते मेरे जो पीएलवीज को कई महिलाओं ने यह सूचना दी कि वो फैमिली प्लानिंग के चलते और बच्चे नहीं करना चाहती हैं, और क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल नहीं है तो दे वर वेरी स्केयर्ड। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से एंड मेडिकल डिपार्टमेंट से हेल्प सीख की और वहाँ से कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कॉन्डोम्स हैं, पिल्स हैं, सैनिटरी पैड्स है, इस तरह की चीज़ें मैंने उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचवाई। हमने सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण शुरू किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो आशा और आंगनवाड़ियों के थ्रू ही जा रही थी, बिकॉज आशाज वर डूइंग द सर्वेलेंस एंड आंगनवाड़ीज वर ऑल्सो गोइंग डोर टू डोर। पहले उन्होंने मास्क वितरित करे कंटेनमेंट जोन से, फिर उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स करे। तो हमारा ये जम्पशन है कि जो भी अगर महिला को कोई भी फेल्ट नीड होगी, शी कुड हैव टोल्ड। अगर इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और व्हाटएवर, तो दे कुड हैव सेड इट।
और कोरोना को खत्म करने की दवा नहीं बनने से जहां आम आदमी के अंदर डर का माहौल है, वहीं योग के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत कर उससे निपटा जा सकता है। इसी के मद्देनजर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का योग विभाग ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ योगा के माध्यम से निरोग रहने के गुर सिखा रहा है। विभाग के शिक्षक विभिन्न यौगिक क्रियाओं के माध्यम से उन्हें रोज अपनाकर लोगों से कोरोना को हराने की अपील कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।